अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपके स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो कौन सी चीज़ चाहिए आपको? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? देखिए, पहली बात तो जब स्टमक में खाना जाएगा उससे पहले कहाँ पे आएगा? माउथ में आएगा। ठीक है, उससे पहले किस में आएगा? माउथ में। सो माउथ के अंदर जो होता है आपका जो फूड है वो किसके साथ मिलता है? सलाइवा। क्लियर? और इसके बनता है बोलस। बोलस जाता है कहाँ पे? स्टमक में, अमाशय में जाता है। और वहाँ पे आपका जो डाइजेशन होती है, देखिए अब आप कुछ भी खाना खाएंगे उसके साथ पानी पीना पड़ेगा। वाटर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। और ऑल्दो कि जो आपका स्टमक के अंदर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपकी डाइजेशन में हेल्प करवाता है। लेकिन यहाँ पे एसिड की कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो बात आएगी वो आएगी वाटर की। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपका स्टमक में निकलता है और कौन से सेल से? ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल से। और हम स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर जो होता है प्रोटीन की डाइजेशन होती है, ये ध्यान रखना, प्रोटीन डाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ये दो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। वाटर इज द करेक्ट वन। वाटर। एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट इसको कहते हैं। बायोकैटालिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं, ठीक है, और जो एक्टिवेशन टाइम होता है उस रिएक्शन को करने के लिए उसको कम कर देते हैं। एक्टिवेशन टाइम को कम कर देते हैं, रिएक्शन को बढ़ कर देते हैं फास्ट। ध्यान रखना। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? वन ऑप्शन बनेगा। वाटर इज द करेक्ट आंसर। वाटर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। माउथ में खाना गया, लीवर में, लीवर जो है आपके जो है डेट इज बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर में बाइल आपका जो है स्टोर हो जाता है। पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सबसे ज़्यादा डाइजेशन करी जाती है, फाइनल डाइजेशन, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ईसोफेगस फूड पाइप है आपकी। स्टमक के अंदर मैंने आपको बता दिया। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की एब्जॉर्प्शन होती है और एनस से खाना जो आपका जो फीकल मैटर के थ्रू निकल जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। वाटर इज द करेक्ट वन। अगला बताइए, व्हाट डज गोबर गैस कंटेन। गोबर गैस के अंदर मेनली क्या होता है? गोबर गैस को हम और क्या कह देते हैं? बायोगैस। और इसके अंदर होता है मेनली मीथेन। कहाँ पे है? आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मीथेन को हम क्या कहते हैं? CH4। और ये आपकी ग्रीन हाउस गैस भी होती है। इसको मार्श गैस, दलदल वाली गैस भी कहते हैं। डैम्प गैस भी इसको कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया आप लोगों को? आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। मीथेन इज द करेक्ट वन। मीथेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन। क्लियर? व्हाट डज गोबर गैस कंटेन? मीथेन। और प्लस यहाँ पे जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन लिखा गया है यहाँ पे। ब्यूटेन होती है LPG में, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर होती है। LPG के अंदर होती है मेनली ब्यूटेन। ठीक है? और इसके अंदर जो होता है आपका स्मेलिंग एजेंट, जैसे आप गैस सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं तो आपको स्मेलिंग एजेंट आता है, स्मेल आती है। वो आता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन होता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। मीथेन इज द राइट वन। मीथेन। ठीक है, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए मीथेन भी होता है। कई बार पूरी कॉम्पोजिशन पूछ लेता है। मीथेन भी होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है? और ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर बनाई जाता है, एनारोबिक कंडीशन में बनाई जाती है। काओ डंग से एनारोबिक कंडीशन में बनाई जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बताइए, ये UPSC में क्वेश्चन आया था इस साल, ये वाला, मतलब उसकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर कौन सी चीज़ होती है? ओनली प्लांट सेल के अंदर ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। क्रोमोसोम प्लांट्स एनिमल्स, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स एनिमल्स, राइबोसोम भी। लेकिन प्लास्टिड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? प्लांट सेल के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्लास्टिड जो होते हैं वो आगे 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है लीकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। लीकोप्लास्ट कलरलेस वाइट, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर, क्रोमोप्लास्ट
डिफरेंट कलर, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए भी देखने को आपको मिलता है, डीएनए। यहाँ पे देखिए क्रोमोजोम, क्रोमोजोम की बात करते हैं। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोजोम है और इसमें 22 पेयर जो होते हैं आपके ऑटोसोम, जो सब में सेम होते हैं, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं। और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम, जो गर्ल में होता है XX और बॉयज़ में होता है XY, ये सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, और क्योंकि इसके अंदर ATP मॉलिक्यूल भी बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल भी कौन है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर भी डीएनए देखने को मिलता है। राइबोसोम की बात करें, आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। आंसर इसमें सी, प्लास्टिड इज द करेक्ट आंसर। प्लांट सेल में प्लास्टिड देखने को आपको मिलते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लियर याद रखें। डीएनए की बात अगर पूछी तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, बाकी किसी जगह के ऊपर डीएनए नहीं होता। सो ये याद रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ वाला जो होता है ये आपका प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्मूथ वाला जो होता है वो आपका लिपिड बनाने में, फैट बनाने में आपको हेल्प करता है। और यहाँ पे जो है, और आपको मैं बता दूं, लाइसोसोम याद कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी अपरेटस जो होता है ये क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिस्कस कर लिया। सेल वॉल, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है और ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वाटर एक्सचेंज में आपको हेल्प करवाता है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह हमने डिस्कस कर लिए। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, बाकी हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब नहीं पढ़ना होता। अगला बताइए, ऑन्कोजीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ऑन्कोजीन्स होती हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये कैंसर फैलाते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, जिसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ द सेल। अगर सेल टूट रहा है तो अनकंट्रोल्ड वे में टूट रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और कैंसर जो है, जैसे एक्सरेज, यूवी रेज, एक्सेसिव रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आपके ऊपर पड़ रही हैं, तब कैंसर हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और जो ये है आपका पार्ट बी ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देखिए, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स होता है 1 दिसंबर को दिवस मनाते हैं। और जो एड्स है, एड्स के लिए टेस्ट होता है आपका एलाइजा टेस्ट, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। HIV वायरस जो है इसको फैलाता है। और एड्स के अंदर जो है टी सेल्स, WBC सेल कमज़ोर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया जो है आपका ये फैलाता है, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम करता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन है BCG, जिसको ढूंढा था कालमेट ग्यूरिन ने। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। और ये 2 पर्सन है, कालमेट और ग्यूरिन, इन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था TB के। इसको जब भी हम दूध को पीते हैं, मिल्क को पीते हैं, उसको गर्म करके पीना चाहिए, उबाल के पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस गाय भैंस के अंदर TB का बैक्टीरिया हुआ तो आपके बॉडी में भी TB का बैक्टीरिया जा सकता है, फिर आपको पता कि आगे क्या होगा। इसीलिए हमेशा पहले दूध को गर्म करके उबाला देके पीना चाहिए। 2 कंडीशंस हैं, अगर आप जैसे दूध वाला मिल्कमैन से दूध लेते हैं तो वो तो पीना ही चाहिए, 100% पीना चाहिए। लेकिन अगर आप पैकेट वाला दूध लेते हैं और उसको उसी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने खोल दिया, रख दिया, फिर आपको उबाला करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न क्या होता है कि मिल्क के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी आते हैं, और अगर बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया हो तो वो जल्दी पनपेगा आगे। अब क्या होता है कि इसीलिए हम दूध को गर्म करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। अब पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क में कॉन्सेप्ट क्या होता है? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। अगर आप दूध को इतने टेम्परेचर के ऊपर इतने टाइम के लिए आप गर्म करते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाएगा। और ये टेक्निक किसने ढूंढी थी? लुइस पास्चर ने ढूंढी थी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड के अंदर की बात करें तो इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन, कैंसर इज द करेक्ट वन। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं और नॉर्मल सेल को आपके कैंसर सेल में कन्वर्ट करवा देते हैं। अगला बताओ,
अगला बताइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, जो उसको थक्का नहीं जमने देती, रक्त के जमाव को रोकती है। ये चीज़ जो होती है लीवर से प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपरिन। हेपरिन इज़ द करेक्ट आंसर, जो लीवर से प्रोड्यूस करी जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटीन होता है, और हेपरिन के अलावा एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। ये जो प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग करवा देता है, रक्त का थक्का जमवा देता है। कहाँ पे? आउटसाइड द बॉडी। और ये हेपरिन करने नहीं देता इनसाइड द बॉडी। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। हेपरिन और फाइब्रिनोजन जो है आपके एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करते हैं, और फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कंपल्सरी प्रोटीन होता है कि आपका ये प्रेजेंट होना ही चाहिए अगर आपने ब्लड को रोकना है। समझ आया? फाइब्रिनोजन के अलावा आपको प्रोथ्रोम्बिन चाहिए होता है ब्लड को रोकने के लिए। आपके जो होते हैं कैल्शियम चाहिए होगा, विटामिन के चाहिए होगा, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ब्लड को रोकती हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। हीमोग्लोबिन लिखा गया है यहाँ पे। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। हीमोग्लोबिन आयरन के साथ प्रोटीन है जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में आपको हेल्प करवाती है। आयरन जो होता है ये आरबीसीज का जो ब्लड का कलर जो है आपको रेड प्रोवाइड करती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, हेपरिन इज द करेक्ट आंसर। ये फंक्शन देखिए जी, एंटागोनिस्टिक कोगुलेंट प्रेजेंट इन द लीवर एंड प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल ऑफ द लीवर। मास्ट सेल होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, मास्ट सेल ऑफ द लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? तो जो आपके एंजाइम को हाइड्रोलाइज जो है एक्टिवेट कर देते हैं, और प्लस एब्जॉर्ब फैट्स को जो है हाइड्रोलाइज करते रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा लीवर के बारे में। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है। एक बार ख़राब हो गया तो दोबारा बन सकता है, लेकिन आप उस कॉज से दूर हट जाइए। ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं और लीवर ख़राब होने लगा, तो ऐसे नहीं है कि ठीक हो जाएगा। शराब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन पहुंच जाएगी, ख़राब वाली स्टेजेस पहुंच जाएंगी, तब तो मुश्किल है। वायरल से मुश्किल बहुत है, हेपेटाइटिस वायरस से ख़राब हो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब नहीं बचने वाले चांसेस हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और लीवर जो है आपका, यहाँ पे यूरिया भी बनता है, यूरिया NH2CONH2, जिसमें आपकी 46% नाइट्रोजन होती है। ग्लाइकोजन रिजर्व एनर्जी जो होती है लीवर में स्टोर होती है, याद रखिए। अगला बताइए, हु इन्वेंटेड डायनमो? डायनमो का आविष्कार किसने किया था? डायनमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर देता है। तो डायनमो जो है इन्वेंट किसने किया था? यस बताइए। बिल्कुल सही, माइकल फैराडे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस पहले जर्मनी और इंडिया में कौन लेके आया था? पोर्तुगीज़ लेके आए थे। और पहला जो न्यूज़पेपर छपा था वो था बंगाल गैजेट, जिसे हम क्या कहते हैं, बंगाल गैजेट। जेम्स अगस्टस हिक्की ने छापा था पहला न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे मैकमिलन बाईसाइकिल। पास्कल की अगर हम बात करें, यस कैलकुलेटर। आंसर इसमें ए ऑप्शन, माइकल फैराडे इज द करेक्ट आंसर। माइकल फैराडे, देखिए जी, फैराडे। नेशनल साइंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं इनमें से? नेशनल साइंस डे, बिल्कुल सही। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को, क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट सीवी रमन जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और रमन इफेक्ट था। और प्लस ये जो है सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट ढूंढा था। 28 फरवरी इज द डे। 1 दिसंबर क्या होता है आपको पता है? एड्स डे, मैंने अभी आपको बताया था। 8 मार्च होता है विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे। 10 जनवरी होता है वर्ल्ड हिंदी डे। और अच्छा, अगर आपसे पूछा नेशनल हिंदी डे, 14 सितंबर। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। एड्स डे 1 दिसंबर। 28 फरवरी इज द नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट ढूंढा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। एसिड रेन जो आती है वो इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन के कारण आती है। किसके पोल्यूशन के कारण? एसिड रेन जो है, मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल का फिनोमिना जो होता है वो ट्रोपोस्फियर से होता है, शोमंडल से होता है। रेनफॉल, क्लाउड्स, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो आपके जो है ट्रोपोस्फियर से होते हैं।
तो एसिड रेन जो होती है ये ट्रोपोस्फियर से आएगी, ऑब्वियसली बात है। ट्रोपोस्फियर जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो पहली लेयर हमें ट्रोपोस्फियर दिखती है। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि जितना भी धरती से पोल्यूशन जा रहा है, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, वो सारा का सारा ऊपर जमा हो जा रहा है। जब ऊपर जमा हो जाएगा, रेनफॉल आएगी तो नीचे आएगा, सीधा का सीधा सारा पोल्यूशन नीचे आएगा। तभी क्या करते हैं कि पहली बारिश में कहते हैं कि नहाना नहीं चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, पहली बारिश वाला पानी जो है आप रिजर्व रख सकते हैं, और उस पानी को रिजर्व इसीलिए किया जाता है क्योंकि सेम वाटर आप इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो केमिकल से भरा पड़ा है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, एसिड रेन जो है पोल्यूशन है इन्वायरमेंट का, किसके कारण, दिस इज द नाइट्रस ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। एक्चुअली होता क्या है, या तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड होगा, या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द राइट वन, डी ऑप्शन ये बनेगा। देखिए ये सोर्सेज हैं आपके, एंथ्रोपोजेनिक अपने आपके कारण जो भी फैक्ट्री वगैरह से निकलता है। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके प्रॉपर तरीके से एसिड रेन के कॉन्सेप्ट में। एक टर्म आती है मार्बल कैंसर। ये मार्बल कैंसर वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, ताजमहल। ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, और ताजमहल के जो ऊपर जो वो है मार्बल है वो करोड हो रहा है एसिड रेन के कारण, तो जिसके लिए उसको हम कहते हैं मार्बल कैंसर। ध्यान रखना, अदरवाइज कोई और कैंसर नहीं है ये। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन। देखिए लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वेलोसिटी ऑफ द लाइट जो होती है ये आपकी स्पीड होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अदरवाइज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। दोनों में से जो आएगा, सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो होती है वैक्यूम में, खालीपन में ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, डायमंड में सबसे कम, क्योंकि सॉलिड है। समझ आया। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वैक्यूम इज द करेक्ट वन, वैक्यूम। क्लियर हो गया, सही है। डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो है आपका प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, सबसे ज़्यादा आपका शाइन ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेचुरल हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, नेचुरल हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, इनेमल, दांत, दांत का ऊपर वाला हिस्सा इनेमल। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो है तेज होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बताइए, मेघनाथ साहा जी, मेघनाथ साहा ये नोन है, मतलब किस फील्ड के लिए अच्छे माने जाते हैं, किस फील्ड में इनका नाम है। एक्चुअली मेघनाथ साहा जी ने सोलर रेज का, जो सन की किरणें आती हैं उसका प्रेशर कितना है, वेट कितना है, सब चीज़ें इनके द्वारा बताई गई हैं। और मेघनाथ साहा के द्वारा ही साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स आपका स्थापित किया गया है कलकत्ता के अंदर। तो ये आपके लिंक करते हैं फिजिक्स फील्ड से, भौतिक विज्ञान से लिंक करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये याद कर लेना, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स कहाँ पे है, डेट इज इन द कैलकाटा, कलकत्ता के अंदर है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। सो मेघनाथ साहा जी हैं ये, ठीक है, ये है मेघनाथ साहा। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम की स्टडी, इम्यून सिस्टम मतलब जो आपको इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचाता है, ठीक है। हाँ, इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है इनमें से, वो हैं एडवर्ड जीनर। वाई एडवर्ड जीनर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन ढूंढी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ढूंढी थी, और वर्ल्ड से इरेडिकेट करी जाने वाली पहली बीमारी कौन थी, स्मॉल पॉक्स थी। इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। लैंडस्टीनर की बात करते हैं तो इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं लैंडस्टीनर की बात करूं प्लस वीनर की बात करता हूं तो ये दो लोग हैं जिन्होंने RH फैक्टर के बारे में बताया था। और RH फैक्टर एक एंटीजन होता है, अगर ये पॉजिटिव हो तो RH फैक्टर प्रेजेंट है, और नेगेटिव हो RH नेगेटिव, मतलब एंटीजन एब्सेंट है। इंडिया में अगर हम बात करें मैक्सिमम 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। ये RH पॉजिटिव का मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव ये है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव जो साइन है वो RH फैक्टर है आपके, ध्यान रखना। रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको बोला जाता है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। लुईस पास्चर की बात करें, अभी बात करी थी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बात करी थी, और प्लस रेबीज वैक्सीन जो है इन्होंने ढूंढी थी। क्लियर।
यस, रेबीज वैक्सीन इन्होंने ढूंढी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन इन्होंने ढूंढी थी। अगला बताइए, फुल फॉर्म ऑफ LTE विद रिस्पेक्ट टू द मोबाइल कम्युनिकेशन। जो फुल फॉर्म है LTE की मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ क्या संबंधित है? पहले तो ये देखो, 4G इज इक्वल टू फोर्थ जनरेशन, LTE इज इक्वल टू आपका लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये दोनों टर्म याद रखना। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में LTE वर्ड होता है, लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन के लिए वर्ड, एवोल्यूशन के लिए वर्ड यूज करता है LTE। LTE इज द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्लियर? हाँ जी, 4G में चलता है वो। अगला बताओ, कौन सी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो प्लैनेट्स को उसी कक्ष में रहने के लिए मजबूर करती हैं? जब भी कोई भी चीज़ मूव करती है आपके सोलर सिस्टम के अंदर, तो वो जो मूव करती है वो कैसे मूव करती है? इलिप्टिकल पाथवे में मूव करती है। तो कोई भी चीज़ अगर उसको एक ही जगह के ऊपर रखी हुई है, मतलब एक ही जगह के ऊपर रखी है, रोटेट कर रही है, तो उसके सेंटर में हमेशा लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको उसी कक्ष में रहने के लिए मजबूर कौन करती है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा? दैट इज द ग्रेविटेशन एंड द सेंट्रीपिटल। ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये जो है अगर हम कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो सेंटर पे हमेशा क्या लगेगी? आपकी सेंट्रीपिटल, और जो मजबूर कर रही है कि हाँ इसको इसी जगह के ऊपर इंटैक्ट रहना चाहिए, तो वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है, चलिए। विटामिन सी जो होता है ये कौन से मिनरल को एब्जॉर्ब करवाने में आपको हेल्प करवाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का जो नाम है इसको और क्या कहते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग हो जाता है जिसमें गम से ब्लड निकलने लग जाता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन सी जो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड से मिलता है, नो एनिमल फूड, मतलब एनिमल फूड से हमें नहीं मिलता विटामिन सी। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं आपका, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, उसमें विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। इसकी कमी से आपको स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मैंने आपको बताया। ये कौन से हेल्प करता है? आयरन की एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करवाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विटामिन सी और आयरन ये दोनों नहीं होते, किस में नहीं होते? मिल्क के अंदर। मिल्क के अंदर सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं होती, जिसके कारण जो है मिल्क इज़ नॉट द कंप्लीट फूड। आंसर इसमें सी बनेगा। आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको चाहिए होगा आयोडीन। कैल्शियम और फॉस्फेट ये आपको दोनों को चाहिए होते हैं बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए। बोन की स्ट्रेंथ के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन, आयरन इज द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आयरन में, प्रोटीन में, इम्यून सिस्टम में आपको हेल्प करता है ये। अगला बताओ, अमीबिक डाइसेंट्री जो होती है इज कॉज्ड बाय। अमीबिक डाइसेंट्री जो होती है ये किसके कारण होती है? जी, बॉडी के अंदर आपको ठंडक महसूस होने लगे थे, चिल्स जिसे हम कहते हैं, फीवर होने सकता है, और आपका जो है डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। सो यहाँ पे अमीबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होती है? यस बताइए, शाबाश। अमीबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय, बिल्कुल सही, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण देखने को मिलती है, इस प्रोटोजोआ पैरासाइट के कारण देखने को आपको मिलती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए मैंने बताया था विडाल टेस्ट हो। ई कोलाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ये आपके दांतों में कीड़ा लगने के लिए मजबूर करता है ये। अमीबा डाइसेंट्री जो है इसमें सीडोपोडिया ये देखो होते हैं इस तरीके से, जो मूवमेंट में इसको हेल्प करवाते हैं, मूवमेंट में अमीबा डाइसेंट्री। अगला बताओ, इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। जो इलेक्ट्रिक करंट है मेटल वायर के अंदर, ये फ्लो हो रहा है, किस चीज़ का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट में? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तभी करंट जो है मूव करेगा। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसी कारण जो है करंट आगे जाता है। यस,
चार्ज के आपके यूनिट क्या होते हैं, कूलाम, ठीक है, और करंट के एम्पियर, ये याद रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज और द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट पास ए पॉइंट पर यूनिट टाइम। द चार्जेस आर मोस्ट ऑफन इलेक्ट्रॉन्स बट दे कुड बी एनीथिंग विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द लाइक प्रोटोन और आयन, कुछ भी हो सकते हैं ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बताओ, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये किसके द्वारा अवशोषित की जाती हैं, एटमॉस्फेयर में। यस बिल्कुल सही, ओजोन लेयर द्वारा। ओजोन होती कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। ओजोन जो होती है वो होती है O3। O3 होता है ग्रीन हाउस गैस भी होती है ये, और प्लस स्ट्रेटोस्फीयर वो वाली लेयर है, समताप मंडल, जहाँ पे आपके जेट प्लेन चलते हैं, याद रखें। और यूवी रेज अगर ओजोन होल को क्रॉस करके आ गई तो हमें कैटरैक्ट हो सकता है, हमारी आंखें जा सकती हैं, स्किन कैंसर होने के पूरे चांसेस रहते हैं, स्किन कैंसर, याद रखनी है दोनों चीज़ें। क्लियर हो गया। ओजोन की जो यूनिट होते हैं वो मेज़र कैसे करी जाती है, डॉप्सन यूनिट होते हैं ओजोन को मेज़र करने के लिए, थिकनेस वगैरह को। ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलने के लिए, नाइट्रोजन किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब आई मीन टू से प्रिजर्व इन द सेंस कि जो लेज वगैरह के पैकेट्स होते हैं नाइट्रोजन होते हैं उस गैस के, उसके पैकेट्स के अंदर। हीलियम जो होता है ये हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, ये ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हम डालते हैं हीलियम डाइल्यूट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, ओजोन इज द करेक्ट वन, ओजोन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये है ओजोन का लेयर। वेलोसिटी ऑफ द लाइट पहली बार किसने मेजर करी थी, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट फर्स्ट। वेलोसिटी ऑफ द लाइट को पहली बार मेजर किसने किया था, जो मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। अब बात ये है कि पहली बार वेलोसिटी ऑफ द लाइट किसने ढूंढी थी, तो ये ढूंढी थी रोमर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया जी, सी ऑप्शन। गैलीलियो आपको पता है, गैलीलियोस जो है गैलीलियन सैटेलाइट जुपिटर की होती हैं आपकी, गैनीमेड, कैलिस्टो, आईओ, यूरोपा, इस तरीके से। न्यूटन फोर्स के बारे में बताया था, आइंस्टाइन E = mc²। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेलेस्टियल बॉडी, रोमर। अगला क्वेश्चन देखो, गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज, गैस थर्मोमीटर जो होता है वो मोर सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मोमीटर से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम दोनों चीज़ों को गर्म करेंगे या कुछ भी करेंगे, गैस जल्दी फैलेगी और लिक्विड बाद में लेट में फैलेगा। गैस थर्मोमीटर इसीलिए आपका मोर सेंसिटिव होता है क्योंकि गैस जो होती है वो एक्सपैंड कर जाती है लिक्विड से। लिक्विड से ज़्यादा एक्सपैंड करने वाली की प्रॉपर्टी जो है किसकी है, गैस की, रेदर देन द लिक्विड। आंसर इसमें बी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा पॉलीमेरिक मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर। बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर जो है आपका कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, जल्दी से जल्दी बताएं। जी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करते हैं हम केवलर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, यस। वेस्ट वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। नायलॉन 66 कहाँ पे यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल में, ठीक है, कपड़ों में, कारपेट्स वगैरह के अंदर। रेयन होता है आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क ये बनता किससे है, सेलुलोज से, सेलुलोज से। डैक्रॉन की बात करें, ये भी आपके कपड़े वगैरह बनाने में काम करता है, डैक्रॉन, बिल्कुल। स्टैचिंग जो है इसकी रेजिस्ट होती है, स्टैच नहीं कर सकते, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी, रेजिस्टेंट होते हैं आपके स्टैचिंग के। ये होता है जी आपका जो मटेरियल है, दिस इज़ द केवलर, जो बुलेट प्रूफ जैकेट का, बुलेट प्रूफ जैकेट इसकी बनी होती है। अगला बताओ, बढ़िया।
फिलोसोफर वूल जो होती है वो उसको हम और क्या कहते हैं, फिलोसोफर वूल किसे कहते हैं? याद करने वाला क्वेश्चन है ये तो, दैट इज द जिंक ऑक्साइड को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड द फिलोसोफर वूल। वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है ये, जिंक ऑक्साइड। अगेन स्टैटिक पार्ट है। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा एजेंट हम यूज़ करते हैं नेल पॉलिश को हटाने के लिए? तो कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है? बिल्कुल सही, एसीटोन को हम यूज़ करते हैं। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है एसीटोन में, याद रखें, एसीटोन इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ द एसीटोन। क्लियर? एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, जिसमें होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया आप लोगों को? याद रखना, इथेनोइक एसिड होता है ये। चलिए जी, ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बताओ, सिगरेट लाइटर में वही चीज़ है यार जो आपके एलपीजी गैस सिलेंडर में है। और अगर आप कहते हो कि एलपीजी गैस है, नहीं, एलपीजी लिक्विड होता है। सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें आपने देखा तो होगा ही कभी ना कभी तो उसमें पानी होता है, ठीक है। सो पानी क्या है, लिक्विड है। दैट मीन्स एलपीजी जो है वो क्या है, यहाँ पे लिक्विड होती है। कौन सी गैस यूज़ करते हैं हम उसके अंदर? ब्यूटेन यूज़ की जाती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, ए ऑप्शन। और मैंने आपको बताया था कि आपका गैस सिलेंडर के अंदर जो है स्मेलिंग एजेंट कौन सा होता है, इथाइल मरकैप्टन। अभी बताया था मैंने आपको, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। मीथेन आपको बताया था, CH4 बायोगैस, डैम्प गैस, CNG में सब में मीथेन होता है। रेडॉन जो होता है आपका कैंसर ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करवाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, कैंसर में कोबाल्ट 60 भी यूज़ कर लिया जाता है, कोबाल्ट 60। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर, ब्यूटेन, C4H10। ग्रोथ और रिपेयर में, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द जो है आपका ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व, एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व्स, ग्रोथ एंड रिपेयर। देखिए कभी किसी चीज़ की ग्रोथ करवानी होती है, खास करके टिश्यूज़ की, तो उसके अंदर माइटोसिस होना बहुत ज़रूरी है। माइटोसिस होगा तो आपकी ग्रोथ होगी। माइटोसिस का मतलब पहले हम इतने से थे, अब हम इतने बढ़ रहे हो गए हैं। इसका रीज़न क्या है, सेल टूट रहे हैं और कंट्रोल्ड वे में टूट रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि हमारी पर्टिकुलर एज तक आपकी हाइट बढ़ेगी उसके बाद रुक जाएगी। अगर अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होती जाए सेल की, तो मैंने आपको बताया था कि उसको हम कैंसर कहते हैं। तो मतलब अगर आपकी कंट्रोल्ड वे में जो है माइटोसिस होगी तो डैट इज़ कॉल्ड माइटोटिक। रिपेयरिंग भी तभी होगी जब ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन में देखने को आपको मिलेगा ग्रोथ एंड रिपेयर। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट, यस, वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मियोटिक डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखने को आपको मिलती है मियोटिक डिवीजन। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, वन ऑप्शन। ये देखिए प्रॉपर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ए जो होता है आपका, विटामिन ए का दूसरा नाम होता है रेटिनॉल, केमिकल नेम मतलब रेटिनॉल। और आंखों के लिए चाहिए होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से हो जाता है, ज़ीरोप्थेल्मिया इससे होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद, ज़ीरोप्थेल्मिया आंखें सूखी पड़ गई, ड्राई आइज। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या बनेगा, नाइट ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बनेगा राइट वन, सी ऑप्शन। क्लियर? रिकेट्स बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सिफेरोल। रिकेट्स बच्चों में, मलेशिया, बड़े, हड्डियां कमजोर। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से। पेलेग्रा नाइसिन विटामिन B3 की कमी से। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन, नाइट ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट वन, नाइट ब्लाइंडनेस, यस, नाइट ब्लाइंडनेस, सी ऑप्शन बनेगा राइट वन।
यहाँ पे पूरे के पूरे जो विटामिन लिखे हुए हैं बताए हुए हैं मैंने। सो आपको पता है कि जो विटामिन बी और सी होता है ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। विटामिन ए और डी जो है सॉरी हाँ ए डी ई और के ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल। विटामिन वर्ड बताया किसने था? फंक ने बताया था, फंक ने बताया था। बाकी B1 जो होता है थायमीन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, B12 इज साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन की कमी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है ये। D इज कैल्सिफेरोल, सनशाइन विटामिन कहते हैं। K जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन K कहते हैं, फाइलोक्विनोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बताओ, ब्लड जो एंटर कर जाता है किडनी के अंदर वो किसके थ्रू एंटर करता है? ब्लड एंटर्स द किडनी। किडनी की बात करते हैं तो किडनी पहले तो किडनी बनती कैसे है? इस तरीके से, इसके अंदर एक छोटे छोटे सेल होते हैं, ये होते हैं नेफ्रॉन। तो पहली बात तो जो नेफ्रॉन होता है ये आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। और जो आपके बहुत सारे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, किडनी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल वर्ड हमेशा किडनी के लिए यूज़ होता है, मतलब उसके साथ संबंधित है। रीनल आर्टरी इज द आंसर, जो ब्लड एंटर कर जाता है किडनी में। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। जी 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 बिल्कुल सही, रीनल आर्टरी इज द करेक्ट आंसर, रीनल आर्टरी। सो दिस इज द राइट रीनल आर्टरी एंड दिस इज द लेफ्ट आर्टरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये है एब्डोमिनल एओर्टा, जो सबसे बड़ी धमनी होती है बॉडी के अंदर। चलिए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस जो होता है ये आपका सिक्रीट कहाँ से होता है वो बात की बात है। इसके अंदर जो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के जो हैं केमिकल्स होते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स होते हैं ये। बाइल जूस अगर ज़्यादा हमारी बॉडी में फैल जाए तो हमें पीलिया, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता है। बाइल जूस जो होता है फैट की, बाइल जूस जो होता है फैट की डाइजेशन करवाने में हेल्प करवाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को तोड़ने में हेल्प करवाते हैं। और ये तोड़ते कहाँ पे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। अब बात यहाँ पे है कि बाइल जूस सिक्रेट कौन करता है? वो करता है लीवर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। बाइल जूस लीवर सिक्रेट करता है, लेकिन अगर पूछा अगर ज़्यादा निकल आ जाए तो स्टोर कहाँ पे हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में ज़्यादा स्टोर हो जाता है बाइल जूस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। लीवर में यूरिया बनता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, हेपरिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पे बनते हैं। हेपरिन प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, फाइब्रोनोजन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग करवा देता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होते हैं इसमें। ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन आपको पता है कि ब्रेन के ऊपर क्रेनियम है, मेनिंजिस हैं। ब्रेन के ऊपर अगर देखा जाए तो एक लेयर होती है मेनिंजिस, उसके बाद एक बॉक्स होता है क्रेनियम जो बचाता है, बाहरी चोटों से बचाता है ब्रेन को। किडनी बात कर चुके हैं। हार्ट की बात करें, हार्ट की स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, और किडनी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लीवर इज द राइट वन। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस यहाँ पे होती है, विटामिन एब्जॉर्ब यहाँ पे होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे होता है, अमीनो एसिड यहाँ पे बनता है, बाइल जूस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पॉइजन का डीएक्टिवेशन और डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे होता है। प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस चलता है आपकी बॉडी के अंदर लीवर में। अगला बताओ, इनमें ऐसी कौन सी बीमारी है, डिजीज़ है, जो महिलाओं में बहुत कम होती है लेकिन जो है पुरुषों में सबसे ज़्यादा होती है? मेल में ज़्यादा, फीमेल में कम। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है? देखिए, पहली बात तो मैक्सिमम ये वो बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, क्योंकि जेनेटिक में क्या होता है कि XY होता है मेल में और XX होता है फीमेल में। अगर क्योंकि जो डिजीज़ कैरी करता है वो X क्रोमोसोम कैरी करता है और X क्रोमोसोम इज़ ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर Y, ये याद रखना। जब XY की बात करें, डिजीज़ इसके साथ लिंक होगी तो इसमें डोमिनेट क्या कर जाएगा? X। तो ऑब्वियसली बात है लड़के को होगा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसके साथ लिंक करके बीमारी, तो दूसरा डोमिनेट कर जाएगा तो इसको मतलब सप्रेस कर देगा, ये बना देगा कैरियर। मतलब लड़की के अंदर बीमारी है लेकिन वो आगे नहीं जा रही, ठीक है। तो लेकिन बात यहाँ पे है कि अगर लड़के के अंदर है तो उसमें तो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। डैट मीन्स यहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा किस्में होगी जो जेनेटिक डिजीज़ होंगी उसके अंदर। इनमें से जेनेटिक डिजीज़ कौन सी है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिजीज़ जो लड़कों के अंदर ज़्यादा और लड़कियों के अंदर कम देखने को मिलती है। और इसमें रेड और ग्रीन कलर आप पहचान नहीं पाते,
कलर ब्लाइंडनेस में। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कहीं पे जम गया कहीं पे जम गया, क्लॉट बन गया और अगेन ट्यूमर बन जाता है करते करते। किडनी स्टोन किडनी के अंदर बनते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है आपका पार्ट। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस को कहते हैं। अगर हम नज़दीक की बातें करें, नज़दीक को हम देख सकते हैं लेकिन दूर नहीं देख पाते, उसको मायोपिया कहते हैं। और इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन, कलर ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर। कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? कलर ब्लाइंडनेस। अगला बताइए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, सेल के अंदर। वो क्या कैरी करता है? मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन किस में मिलता है? आरबीसीज में। और हीमोग्लोबिन में हीम क्या है आपका? आयरन है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करवाता है और जो हीम होता है आयरन जाने के रेड कलर प्रोवाइड करवाता है ब्लड के अंदर। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इनसाइड द रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और मेनली वो क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन कैरी करेगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, इसीलिए हमने ए ऑप्शन टिक किया है। मैंने आपको बताया हुआ है ऐसी कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज़्यादा बाइंड हो सकती है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम कैपेसिटी है, आपके ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी है उसके साथ कंबाइन करने की, याद रखना। नाइट्रोजन जो है आपका प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं पैकेट्स वगैरह के अंदर। ओजोन बारे में डिस्कस कर लिया। ओजोन होल पहली बार कहाँ पे देखने को मिला था? 86 अंटार्कटिक के अंदर। क्लियर हो गया आप लोगों को? ओजोन इज़ द लेयर दैट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फियर जो यूवी रे से हमें बचाती है। ये अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म कौन सी है इनमें से? स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कपड़े धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा खाना बनाने वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaHCO3, और वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। टेबल सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है NaCl। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन, लाइमस्टोन इज द करेक्ट वन। लाइमस्टोन, यस, सी ऑप्शन बनेगा। लाइमस्टोन और क्ले ये दोनों चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा किसमें? सीमेंट में। सीमेंट में दो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लाइमस्टोन है इसको CaCO3 कहते हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्विक लाइम बन जाएगा। क्विक लाइम के अंदर CaO के अंदर अगर हमने पानी ऐड किया तो स्लेक्ट लाइम बन जाएगा CaOH2, और इसको अगर हमने कार्बोनेट किया तो ये बन जाएगा दैट इज अगेन लाइमस्टोन बन जाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं। अगला बताओ, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए आपको कौन सी चीज़ चाहिए होती है? थायराइड ग्लैंड जो होती है नेक में प्रेजेंट होती है और थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ से निकलता है। अगर प्रॉपर तरीके से निकल रहा है तो मतलब आप आयोडीन प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं। अगर आयोडीन कम खा रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? थायराइड ग्लैंड जो है आपकी फूल जाएगी और मतलब कुछ भी हो सकता है, इन्लार्जमेंट हो सकती है और ग्वाइटर गेंगा रोग हो जाता है। याद रखिए गेंगा रोग। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आयोडीन। सोडियम और पोटाशियम ये दोनों आयन Na और K ये दोनों आयन क्या करते हैं? एसिड बेस बैलेंस करने में, और प्लस जो है आपका जो है आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको हेल्प करते हैं, रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, दोनों के दोनों आयन। कैल्शियम की बात करें तो आपके जो है बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन जो होता है ये कंट्रोल करता है कितने क्विकली जो बॉडी है वो एनर्जी यूज़ करती है और बॉडी मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है। आयोडीन के सोर्स है मिल्क, एग्स और योगर्ट। डेफिशिएंसी क्या है बच्चों के अंदर देखने को मिलती है? थायराइड हार्मोन की कमी से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्वाइटर रोग गेंगा रोग हो जाता है। अगला बताओ, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करी जाती है किसके द्वारा? पेनिसिलियम नोटेटम जो है फंगस। किसने ढूंढा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फंगस, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फंगस की बात करें, स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी।
एडिबल फंगस, खाने वाला फंगस कौन सा है? हम मशरूम खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। वायरस की स्टडी को कहते हैं हम वायरोलॉजी। पहला वायरस ढूंढा गया था टोबैको मोज़ेक वायरस, किसने ढूंढा था? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की जो हैं ये फादर ऑफ वायरोलॉजी हैं। टोबैको जो है हमारे इंडिया में पोर्तुगीज लेके आए थे जो है जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर इज़ द पेंटर किंग, याद रखिए। सो ये याद रखना है आपको। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, फंगस इज द करेक्ट आंसर, फंगस। सो हियर इज द फंगस। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वो स्रोत हैं कन्वेंशनल एनर्जी, उसको कहते हैं कि जो एक बार बन गई और एक बार आपने यूज़ कर ली दोबारा नहीं बना सकते हम, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी फॉसिल्स वाली हो जाती हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया ये। तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती हैं जिसको हम दोबारा से ये बना नहीं पाएंगे। सो दिस दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। अगर यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल होता तो वो हो जाता आपका दैट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी, दैट मीन्स सोलर, हीट, ये आपका वाटर और विंड, टाइडल्स, इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और वगैरह वगैरह। ये जितना भी कोल, ऑयल, नेचुरल गैस होता है ये कौन सी चट्टानों से हमें मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक से, अवसादी चट्टानों से हमें मिलता है, याद रखना। अगला बताओ जी। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर जो है मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा होता है? फोटो मतलब लाइट, केमिकल मतलब केमिकल, स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग होता है स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो कौन सा होता है इसमें? तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा। मेजर कंट्रीब्यूटर होता है आपका जैसे नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। क्लियर, ध्यान रखना ये आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेन है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द मेन पॉल्यूटेंट इन द फोटोकेमिकल स्मोक। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेन होता है। यहाँ पे देखिए पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रिक एसिड कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस को डिटरमाइन करती है? लाउडनेस और सॉफ्टनेस को बताइए। कोई भी चीज़ लाउड है या धीरे है वो कैसे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। जो पिच होती है, साउंड की जो पिच होती है हमारी पिच, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। समझ आया आप लोगों को? पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। हाई पिच है तो हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच है तो लो फ्रीक्वेंसी। जैसे ये सिंगर है हमारे दलेर मेहंदी, ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये हाई पिच पे गाते हैं। हाई पिच का मतलब ऊंची आवाज़ में गाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये ध्यान रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड इज़ द करेक्ट वन, एम्पलीट्यूड। क्लियर? चलिए, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं ताकि हम हमारी बॉडी के अंदर जो इमेजेस हैं उसको हम फाइंड आउट कर लें? अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है टू फाइंड द इंटरनल ऑर्गन इमेज। तो कौन सा होता है? वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड स्कैनर, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, ये हम सुनाई नहीं देती। और जैसे सोनार मेथड है, साउंड नेविगेशन एंड रेंज, जो पानी के अंदर डेप्थ को मेजर करने में कितनी जगह के ऊपर कौन सी चीज़ पड़ी है, अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, बैट एक ऐसी स्पीशीज़ है चमगादड़ जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस भी करता है और खींचता भी अपनी तरफ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एमआरआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको कहते हैं। इसमें आपके जो है मैग्नेट्स भी होते हैं, रेजोनेंस भी आती है और प्लस रेडियो वेव्स वगैरह भी यूज़ कर लिए जाते हैं। एक्सरे मशीन की बात करें तो रॉयंटजन, एक्सरे को ढूंढा किसने था? रॉयंटजन ने ढूंढा था। बॉडी पार्ट्स को अंदर आपको हेल्प करवाती है एक्सरे, 360 मतलब एक्सरे। सीटी स्कैन जो होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये 360 इमेज लेके आती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी 360 इमेज होती है इसमें। आंसर इसमें अल्ट्रासोनिक वेव इज द करेक्ट आंसर, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। सो दिस इज द अल्ट्रासाउंड। अगला बताओ,
इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जी। जो पक्षियों की चोंच होती है, बीक्स, ठीक है, चोंच लगी होती है, वो किसके बराबर होगी? सीधी सी बात है, मुंह, माउथ। माउथ में हमारा ये क्या है? ये ऊपर और नीचे क्या है? जबड़ा, जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉ। सो ये किसके बराबर होगी? जॉस के बराबर होती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया?